कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसे ईश्वर के पास जाना होता है। उसे पता होता है कि वो मरने वाला है, इसलिए उसके मुंह से जो बोल निकल रहे हैं वो सच हैं। दरअसल विधि की अगर बात माने, यदि कानून की भाषा की अगर बात कहें, मरने से पहले कोई व्यक्ति यदि किसी जज या मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दे जाए तो वाकई वो सच बोल रहा होता है, ऐसा कानून भी मान लेता है। लेकिन उसका पुलिस, उसका कानून से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। वो कहता है कि मैं जो पैसे कमाता हूँ उस पैसे से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई ये रोज़ तिल तिल मरते हैं, इसलिए अब मैं यहाँ जीना नहीं चाहता। कुछ ऐसी बात वो कह देता है। साथ ही वो कहता है कि जो मेरी लाश हो, उस लाश को मेरी पत्नी से बहुत दूर रखना, उसे पास भी मत फटकने देना। साथ ही वो ये भी कहता है कि अस्थियों को तब तक विसर्जित ना किया जाए जब तक कि इंसाफ न मिल जाए। यदि इंसाफ ना मिले तो फिर मेरी उन अस्थियों को जिस अदालत के सामने केस की सुनवाई चल रही थी, उसी अदालत के ठीक सामने जो गटर होगा ना, उसी गटर में विसर्जित कर देना, बहा देना। लेकिन एक बात आखिरी है, वो है मेरे बच्चे को मेरे पिता और मेरी माँ को सौंप देना, क्योंकि पत्नी सक्षम नहीं है उसकी परवरिश करने के लिए। उसने ये बात कही थी, और जब ये बात कही थी तो ये बात भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जहाँ पर ये सोशल मीडिया पर ये कहानी वायरल नहीं होती है? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने ये बात पूरी तरह से सुनी नहीं होगी, और जिसने भी ये बातें सुनी थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद चाहे वो सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स हों, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, या फिर जहां देखो वहां हर जगह एक ही बात की गूंज फैल रही थी कि आखिरकार अतुल ने ऐसा क्यों किया। अब हर कोई उसे इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है, लेकिन जिसके लिए उसने ये सब किया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, उसकी अकड़ आज भी कम नहीं हुई है। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अतुल के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसने ये कदम उठाया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना 9 दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। दरअसल बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन पहुँचता है। उसमें बताया जाता है कि एक AI इंजीनियर है जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपनी जान दे दी है। जैसी ये सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि मंजूनाथ लेआउट स्थित डेल्फिनियम रेजिडेंसी में उसका एक कमरा होता है। तो वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो सैकड़ों की संख्या में लोग पहले से ही मौजूद थे। तत्काल प्रभाव से उसके शव को कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस ये पता कर रही थी कि आखिरकार ये मरने वाला है कौन। दरअसल उसका नाम होता है अतुल सुभाष मोदी, जो कि बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था। उसी से वहीं से अपने घर परिवार को भेजता था। लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया कि आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो पता चलता है कि 84 मिनट का एक वीडियो है, साथ ही 24 पन्नों का उसने पत्र लिखा है, जिनके माध्यम से पूरी कहानी उसने बयां की थी। अब छोटे छोटे हिस्से थे उसके, वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके पास तक ये बात पहुंच नहीं रही थी। भारत के हर एक हिस्से में, हर एक जगह पर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जज हो या पुलिस हो या फिर आम आदमी हो या किसी भी संस्था से संबंध रखने वाले व्यक्ति हों, हर किसी के पास ये बात पहुंच रही थी। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, फेसबुक, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही खबर चल रही थी। साथ चल रहा था #MenToo, #Justice for अतुल सुभाष। बस ये था। दरअसल उसके बाद तो पूरे देश भर में हड़कंप समझ जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिसने ये कहानी सुनी उसकी आंखों में आंसू जरूर थे। कहानी शुरू होती है, बिहार का एक समस्तीपुर जिला होता है, वहाँ का एक बैनी पूसा रोड होता है। वहाँ का रहने वाला अतुल सुभाष मोदी, साल 2019 में उसको मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की का नाम निकिता सिंघानिया होता है। निकिता सिंघानिया, जो कि रोहटा, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होती है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है। उस लड़की से बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है तो इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन लड़की बहुत सलीके से बात करती थी, कम बात करती थी। उसे ऐसा लगता था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इसकी ज़िंदगी में ये कितनी अच्छी बातें, कितनी प्यारी से बातें करती है। दोनों की बातचीत जब होती थी तभी बातचीत के माध्यम से पता चलता है कि जो लड़की के पिता हैं, जिनका नाम मनोज कुमार सिंघानिया है, अक्सर बीमार रहते हैं। और फिर घर वालों का भी एक तरह से प्रेशर आने लगा कि क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए। शादी अगर हो जाएगी पिता के रहते हुए तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद फिर दोनों परिवारों की सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद 26 अप्रैल साल 2019 को बनारस का हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल होता है, वहाँ पर परिवार की जो लोग आते हैं उनके सामने शादी हो जाती है। दूल्हा दुल्हन
समस्तीपुर पहुंच जाते हैं। यहाँ 2 दिन का इनका ठहराव होता है। 2 दिन के बाद लड़का उस लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है बेंगलोर में। यहाँ से वो जाता है सीधा मॉरिशस, और मॉरिशस में जाने के बाद 2 दिन का ये टूर होता है। लेकिन 2 दिन के टूर में कुछ उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अजीब सा इसलिए महसूस हो रहा था कि जो लड़की होती है या तो कहीं सामान खो देती थी, सामान खो दिया, उसके बाद फिर बस छोड़ दी, इसी तरह की वो हरकत कर रही थी। और जब जब वो ऐसी गड़बड़ी कर रही थी तब वो हंस देती थी। इंजीनियर को लगता है कि बड़ी अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रही। लेकिन वो अपनी पत्नी को फिर उसके बाद बेंगलोर लेके आता है, और बेंगलोर लाने के बाद एक अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। उसे लगता है कि पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसे मौका मिलना चाहिए अच्छी नौकरी का। इसके लिए वो उसकी तैयारी कराता है। जब तैयारी होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं उसे नौकरी के लिए अवसर मिल जाते हैं। इसी बीच में खबर आती है 17 अगस्त 2019 को उसके पापा बीमार तो चल ही रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। और पापा की मौत के बाद ये सब वहाँ जाते ही हैं। इस लड़के के पापा भी 2 दिन के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वक्त थोड़ा आगे बढ़ रहा था। उसके बाद ये वापस आते हैं, और जो लड़का है अतुल, वो अपनी पत्नी निकिता को पहले अपने उसके ऑफिस छोड़ता था 13 किलोमीटर तक बाइक चलाकर। उसके बाद वहाँ से अपने ऑफिस जाया करता था। रोज़ का यही सिलसिला चल रहा है। लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा का ये सफ़र था जो लगातार सफ़र वो करता था। लेकिन इसी बीच में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। पत्नी जैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है, बताया जाता है कि इसी बीच में उसकी पत्नी की नौकरी चली जाती है। पर इधर पत्नी की नौकरी चली जाती है। जब डॉक्टर के पास दिखाया जा रहा था तो डॉक्टर कहते हैं कि इनसे थोड़ा सा काम कराइए, क्योंकि काम कराना ज़रूरी है, शरीर का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी बीच में माँ को बुला लिया जाता है ख्याल रखने के लिए। 1 BHK का इनका फ्लैट होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता, लेकिन फिर भी माँ साथ में रहती है। इसी बीच में एक नौकरानी आती है जो घर में खाना बनाने के लिए, एक नौकरानी आती है जो साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए आती है। ज़िंदगी बेहतरीन चल रही है। इसी बीच में बच्चा भी पैदा हो जाता है। इसी बीच में परिवार के लोगों की एंट्री भी हो जाती है। लेकिन जगह घर में कम थी, इसलिए परिवार के लोगों को एक होटल में ठहरा दिया जाता है। यहीं से स्थिति इतनी बिगड़नी शुरू हो जाती है कि लड़की के परिवार वालों को लगता है कि हम लोगों के लिए इतनी भी जगह नहीं है कि हम लोगों को दूर रखा गया, होटल में रखा गया, इससे अच्छा तो हमारा घर है, इस तरह की बातें। लेकिन इसी बीच में जब संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे थे तो संबंध अच्छे होने के दौरान बताया जाता है कि लगभग 20 लाख रुपए की रकम वो लड़की अपनी परिवार वालों को, यानी कि अपनी माँ को, अपने भाई को दिलवा चुकी थी। अब जैसे ये पैसे जा चुके थे तो इसी बीच में कभी ना कभी किसी न किसी बात को लेकर तकरार होना शुरू हो जाता है। जब नौकरी चली जाती है तो माँ और बेटी की बहुत सारी बातें होती थी, छोटी छोटी बातें। उधर वो बैठ के सीरियल देख रही है, तो सीरियल देखने के बाद कहीं ना कहीं बेटी और माँ के जब आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है तो पति से कम्युनिकेशन थोड़ा कम होने लगता है। किसी न किसी बात पर विवाद, किसी न किसी बात पर झगड़े, कभी सास को लेकर तो कभी खुद को लेकर। जब इस तरह के विवाद चल रहे थे तो हालत कुछ ऐसी पैदा हो जाती है। साल 2021 में वो वहाँ से चली जाती है। हालांकि उसको एक बेटा भी हो जाता है, जो प्रेग्नेंट तो हुई गई थी, जो बेटा हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन अपने बेटे पर ध्यान नहीं दे रही थी। इस बीच में ये भी बात सामने आती है कि जो लड़के की माँ है वो पूरी वेजिटेरियन है, और जो लड़के की पत्नी है वो नॉन वेजिटेरियन है। पत्नी घर में कुछ ऐसी चीज़ें खाती थी जिससे माँ को ऐतराज़ होता था। यही लड़ाई की छोटी मोटी वजह बन जाती हैं, और यही बन जाती है वजह यहाँ से अलग होने की। वो यहाँ से सीधा अलग जाती है, और अलग जाने के बाद 24 अप्रैल 2022 को वो जौनपुर की सदर कोतवाली में जाती है निकिता सिंघानिया। और जाने के बाद मुकदमा अपराध संख्या 115/2022 IPC की धारा 498A, 323, 504, 506, साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये पहला मुकदमा था जो उस लड़के उसके अतुल के, साथ ही उसके पिता के, उसकी माँ के, उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और उसके बाद तो मुकदमों की ऐसी झड़ी लग जाती है कि चाहे वो हत्या का हो, हत्या मतलब कि मैंने ये बताया कि पीछे उसके पिता बीमार रहते थे और बीमार रहने के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। तो इस लड़की ने ये आरोप लगाया कि मेरे पिता की जो मौत होती है वो मेरे पति के उत्पीड़न की वजह से होती है, इसलिए उनकी जान चलेगी। यहाँ भी मुकदमा हो जाता है। साथ ही हत्या का प्रयास, यानी कि लड़की के साथ मारपीट भी होती है। पैसे के लिए उत्पीड़न, कि लगातार दहेज के लिए इतना दबाव बनाया जाता है, 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो फिर मारपीट होती थी। साथ ही लड़की के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाने की कोशिश की जाती थी। ऐसी घरेलू हिंसा, दहेज, जब इस तरह की 9 FIR दर्ज कर ली जाती हैं, तब वो लड़का बेंगलोर से जौनपुर का सफ़र करना शुरू कर देता है। 1827 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। अब जब ये दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद, फिर FIR, उसके बाद FIR पर FIR, 9 FIR जब हो जाती हैं, 1827 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो जौनपुर पहुंचता था ताकि अदालत में जो
केस की सुनवाई चल रही थी, बात कर सके, लेकिन पता चला कि जज साहब छुट्टी पर हैं, पता चला कि लड़की नहीं आई है, पता चला कि किसी बात पर हड़ताल हो गई है। इसी तरह से लगातार वो चक्कर पर चक्कर काटना शुरू कर देता है। 2022 में पहला मुकदमा होता है और 2024 तक कुल मिलाकर 9 FIR दर्ज हो जाती हैं। अब हर दिन उसे किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी दिक्कत से जूझना पड़ रहा था। तो एक दिन कुछ ऐसा होता है कि पत्नी होती है, जज साहिबा होती हैं जो फैमिली कोर्ट की जज होती हैं, और इसी बीच में वो कहता है कि मैडम आप जानते नहीं कि NCRB की जो रिपोर्ट कहती है कि झूठे मुकदमे लिखवाने पर जो पति होते हैं बड़ी संख्या में वो अपनी जान दे देते हैं। तो पत्नी कह देती है तो फिर तुम पीछे क्यों हो, तुम क्यों नहीं दे देते हो। जब इस तरह की बात थी तो जज साहिबा जब ये बात सुन रही थी तो उसके बाद वो हंस देती हैं, बजाय वो ये समझाने कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, जज साहिबा हंस देती हैं। इसी बीच में वो परेशान तो रहने लगता ही है, क्योंकि बार बार उसके चक्कर लग रहे थे। वो कोर्ट से सेटलमेंट कराना चाहता था कि किसी भी तरकीब से सेटलमेंट हो जाए, बात ख़त्म हो जाए, और ये झगड़े जो बन रहे हैं वो झगड़े हो जाने, दूर हो जाने चाहिए। एक दिन उसकी पेशगार से बातचीत हो रही थी, तो पेशगार, ये ऐसा आरोप लगता है, मीडिया में भी ये सब चीज़ें वायरल हो रही थी, तो पेशगार ने 3 लाख रुपए की डिमांड की। जज साहिबा ने शायद 3 लाख रुपए की मांग उस पेशगार के माध्यम से की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब सीधे सीधे जज से बातचीत जब होती है तो जज साहब पता चलता है कि 5 लाख रुपए की डिमांड कर बैठती हैं। वो कहाँ से लाए इतना पैसा, पैसे ही पहले लगभग 20 लाख रुपए से ज़्यादा तो अपने ससुराल वालों को दे ही चुका था। अब इस बीच में लगातार पैसे, फिर आना जाना, 1800 किलोमीटर का सफ़र कोई कम नहीं होता है। लगातार जब इस तरह से चल रहा था, इसी बीच में सेटलमेंट वाली बात जो आती है, तो मेंटेनेंस के लिए, यानी कि जो बच्चा है उसकी लिए खर्चे की ये पैसे मांगे जाते हैं। मांग तो की जाती है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास, लेकिन 2 लाख रुपए नहीं। जज साहिबा की तरफ से केस में 29 जुलाई 2024 को पति को एक आदेश किया जाता है कि आप बच्चे की परवरिश के लिए जब तक कि वो वयस्क यानी कि 18 साल तक ना हो जाए तब तक 40,000 रुपये प्रति माह आपको देने ही पड़ेंगे। अब कोर्ट का आदेश था, उसको बात तो माननी ही थी, करे तो क्या करे। इधर जो बात आती है जान देने की, तो कभी सास कह देती है अरे तुम्हारी तो कोई खबर नहीं आई, हमने तो अखबार भी पूरा टोटल के देख लिया। इस तरह की बातें जब चैट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं, तब सास का भी एक अजीब तरह का रूप सामने आता है। और इसी तरह से ये 8 दिसंबर 2024 की वो रात उसने अपनी ज़िंदगी की उसे अंतिम रात बना लिया। 9 दिसंबर 2024 को जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो सोशल मीडिया पर ये पूरी कहानी वायरल हो जाती है। दरअसल 24 पन्नों की ये कहानी थी, साथ ही ये 84 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें छोटे से छोटे पहलुओं के बारे में उसने बातचीत की थी, लोगों के समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि पुलिस से उसका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका था। जज ने जिस तरह के उसके साथ व्यवहार किया उसको लेकर वो परेशान हो चुका था। तब वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। अब इसी बीच में जब ये पूरी कहानी बन जाती है, उसके बाद फिर लड़के का जो भाई होता है जिसका नाम विकास मोदी होता है, वो बेंगलुरु पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाकर FIR दर्ज कराता है। लड़की यानी कि जो उसकी पत्नी होती है निकिता सिंघानिया के खिलाफ, सास निशा सिंघानिया के खिलाफ, भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ, और चाचा ससुर जो होता है सुशील सिंघानिया के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। हर किसी के मोबाइल में पूरी कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ से पत्रकारों का एक जमघट जाता है। 2-4 पत्रकार सीधा जौनपुर के उस रोहट्टा इलाके में पहुँच जाते हैं, जाकर वहाँ बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में पत्रकारों की, यानी 11 दिसंबर 2024 का ये वाक़या है। जैसी घंटी बजाई जाती है, आवाज़ लगाई जाती है, लेकिन ना कोई घंटी पे आता है ना ही कोई आवाज़ पे आता है। लेकिन इसी बीच में जब पत्रकारों ने कैमरा चलाना शुरू किया तो लड़का यानी कि जो साला होता है वो, और साथ ही जो उसकी अतुल की सास होती है वो बालकनी से झांकते हुए उन्हें डांटते डपटते हैं कि इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश मत करना, यदि तुमने इस तरह की बात करने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इनकी सीधे सीधे धमकी। पूरे देश भर में एक कहानी चल रही है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि अतुल को न्याय मिलना चाहिए, और इसके बावजूद भी उन लोगों की हिम्मत तो देखिए कि मीडिया वालों को पूरी तरह से धमकाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तब जाकर लोगों ने एक तरह से ट्रेंड शुरू कर दिया और इसमें आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि इसमें इस लड़के को यानी कि अतुल को हर हाल में इंसाफ मिलना ही चाहिए। और जो उसकी कहानी वायरल होती है, जब वो कहता है कि मैं जो पैसे कमाता हूँ, मेरे पैसे कमाने से मेरे ही दुश्मन मजबूत हो रहे हैं, इसलिए मैं ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ ताकि मेरे परिवार के, मेरे पिता, मेरी माँ, ये सब कोई भी परेशान ना हो। साथ ही वो यहाँ तक भी कहता है कि जज को भी इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। पत्नी का भी वो नाम लेता है, साथ ही वो अपने साले का नाम लेता है, अपनी सास का भी नाम लेता है। आगे इस जो उसने वीडियो में बोला है, जो उसने पत्र में लिखा है, इस पत्र के कितने मायने होंगे, कितने नहीं होंगे, जितने आज आवाज़ उठ रही है, क्या वाकई इस आवाज़ पर लोगों की जज या कोई कोर्ट पसीज सकता है? क्या वाकई में इन्हें इंसाफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है?
ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन उस लड़के ने जो जाते जाते कहा वो वाकई सबको भावुक कर गया। उसकी जो कुछ अपीलें थी वो अपील वाकई, मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो अतुल के साथ हूँ, क्योंकि अतुल ने जो कहा है कि उसका जो बेटा है वो उसके माता पिता को मिल जाना चाहिए, उसकी पत्नी शायद सक्षम नहीं है। इतनी बड़ी बात एक पढ़ा लिखा आदमी, एआई इंजीनियर जो इस तरह की बातें कर रहा है, जो मरने से पहले ये अपनी बातें बता रहा है, वो सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि वो ईश्वर के पास जा रहा था। इसलिए ईश्वर के पास जो जाते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। वो ये कहता है कि तब तक उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं होना चाहिए जब तक इंसाफ न मिल जाए। यदि इंसाफ मिल गया तो ठीक है, अगर इंसाफ ना मिले तो उसी कोर्ट के सामने जो नाला या गटर होगा उसी गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए, और साथ ही उसकी पत्नी उसके शरीर को छू ना सके, उसकी लाश को छू ना सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। साथ ही कई तरह के मैसेज भी देखे गई है कि जब कोई इस तरह की घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक चीज़ को बारीकी से परखें, दोनों पक्षों को बिठाकर जानने की कोशिश करें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उसके टूटने का सिर्फ ये भी कारण हो सकता है। पहली एफआईआर जब दर्ज होती है, एफआईआर की कॉपी जब हमारे पास हमें भी मिल जाती है, लेकिन हम देखते हैं उस एफआईआर कॉपी में इतनी सटीक भाषा लिखी हुई है जिससे कोई बचने की कोशिश भी करे तो शायद आसान नहीं होगा। इसलिए किसी बहुत मजबूत तरीके, किसी जानकार ने शायद ये रास्ते दिखाए होंगे। यही कारण है कि एक के बाद एक 9 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज होते चले गए और वो लगातार टूटता चला गया। दोस्तों, जाते जाते आजमगढ़ के रहने वाले गोविंद कुमार हैं, बरेली के रहने वाले मोहम्मद शाहिद हैं और तमन्ना सैनी, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही सनी है और उनकी पत्नी है प्रीति, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नेपाल से हैं रामचंद्र ठाकुर, चित्रकूट से आफ्ताब सिद्दीकी, अयोध्या से अफजल खान, बस्ती से रविंद्र कुमार, मोहम्मद दिलदार हुसैन, सिद्धार्थ, राहुल चौधरी रामगढ़ से, रिहान मलिक बुरहानपुर से, शरीक हुसैन बरेली से, मोहम्मद शहजाद सऊदी अरब से, पूर्णिमल हनुमानगढ़ से, संजय सैनी अमरोहा से, गुफरान अली सऊदी से, नईम अहमद दिल्ली से, मोहम्मद आसिफ, बिपिन चौहान दिल्ली से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।